वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 11 अक्टूबर 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा पहला हाई एम्बिशन कॉलिजन फॉर नेचर एंड पीपल के बारे में, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नोबेल पीस प्राइज, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जानेंगे, कुंडुज मॉस्क्यू, एयर इंडिया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक हमारा हाई एम्बिशन कॉलिजन फॉर नेचर एंड पीपल। यह दरअसल 70 देशों का एक समूह है जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करता है। इसका एक उद्देश्य है 2030 तक हमारी जो पृथ्वी है उसके 30% भूमि और 30% जो समुद्र है उसका संरक्षण करना है। और इसी मैंडेट को पूरा करने के लिए भारत भी इस समूह में यानी कि HAC में अब शामिल हो गया है। इसकी अध्यक्षता की बात करें यानी इस समूह की, तो अभी अगर बात करें भूमि के क्षेत्र में तो दो देश इसकी अध्यक्षता करते हैं, एक है कोस्टारिका और दूसरा है फ्रांस। जबकि समुद्री क्षेत्र में इसकी अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के द्वारा की जा रही है। बात करें इसमें मेंबर्स की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कई सारे मेंबर हैं, जैसे कि ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा राष्ट्र है। दरअसल यह राष्ट्र नहीं बल्कि एक समाजवादी और आर्थिक विभेदन किया गया इन राष्ट्रों के साथ। जैसे कि यह पृथ्वी हमारा है तो इक्वेटर के ऊपर वाले राष्ट्र को नॉर्थ यानी कि ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं और नीचे वाले ग्लोबल साउथ। ये जो ग्लोबल नॉर्थ के राष्ट्र होते हैं ये काफ़ी अमीर हैं, रिच राष्ट्र हैं, इसलिए इसको विभेद किया गया। और इसके बाद जो सबसे नीचे होते हैं यानी कि साउथ में यानी ग्लोबल साउथ, ये गरीब राष्ट्र हैं। इसके अलावा इसमें यूरोपियन राष्ट्र, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन और एशिया के कई राष्ट्र इसमें शामिल है। खास बात है कि भारत के शामिल होते ही ये जो पूरा ब्रिक्स है यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यह भी अब शामिल हो गया है। यानी कि पहले इंडिया इसमें शामिल नहीं था, सिर्फ ब्राज़ील, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे। तो यह है हाई एम्बिशन कॉलिजन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर के बारे में। ये जो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला है यह तंजानिया के लेखक अब्दुल रज़ाक गुरनाक को मिला है। इन्होंने कॉलिजन यानी कि उपनिवेशवाद है और यहाँ अरब राष्ट्र में जो रिफ्यूजी संकट है उन पर काफ़ी सारे इन्होंने पुस्तकें लिखी और कई सारे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा है इन्होंने। इसीलिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया लिटरेचर के क्षेत्र में। तो ये कहाँ के हैं? तंजानिया के लेखक हैं अब्दुल रज़ाक गुरनाक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नोबेल प्राइज़ जो कि पीस के क्षेत्र में दिया गया है, यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष दो पत्रकारों को दिया गया है। एक जो है पहली है वो मारिया रेसा है जो कि फिलीपींस की हैं और दूसरे हैं रसिया के दिमित्री मुरातोव। इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया अपने अपने देशों में, इसीलिए इन्हें जो है नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नोबेल पीस प्राइज़ की जो विनर लिस्ट है उससे संबंधित। इसमें इकोनॉमिक्स वाले शामिल नहीं है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, इस पर पहली बार दिया गया ना फिजियोलॉजी, हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो मेडिसिन के क्षेत्र में या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में दो लोगों को दिया गया, किसे किसे? डेविड जूलियस और एडम पैटापॉटियन को दिया गया। इसके बाद करें फिजिक्स की तो तीन लोगों को दिया गया, सुकोरो मनावे, क्लाउस हैजलमैन और जॉर्जियो पेरासी को। जबकि केमिस्ट्री का दिया गया बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड WC मैकमिलन को। लिटरेचर अभी हमने देखा अब्दुल रज़ाक गुरनाक को और नोबेल पीस प्राइज मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में यानी MPC। दरअसल MPC के द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है उससे संबंधित आंकड़े जारी किए गए, यानी मॉनेटरी आंकड़े जारी किए गए। MPC ने जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है उसे अनचेंज रखा है, यानी कि कोई बदलाव नहीं किया। जैसे कि रेपो रेट जो है 4% है, यानी कि जिस दर पर जो वाणिज्यिक बैंक है RBI से ऋण लेती है वो 4% है, और जिस दर पर ये जो वाणिज्यिक बैंक है RBI को जो कर्ज उसे नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे पैसे जैसे रखते हैं वहाँ पे, तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। तो ये जो है 3.35। इसके अलावा तीन घोषणाएं भी RBI के द्वारा की गई जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि RBI के द्वारा कहा गया कि जो अभी है कई सारे गाँव में इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतने नहीं है जितने शहरों में है, इसलिए ये जो पेमेंट सॉल्यूशन है उसे ऑफलाइन मोड में भी शुरू किया जाएगा। यानी कि अभी जो डिजिटल पेमेंट इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है उसे अब ऑफलाइन माध्यम से एक प्रारूप तैयार किया जाएगा RBI के द्वारा,
तो उस प्रकार से यहाँ पर एक सॉल्यूशन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा दो और घोषणाएं, जैसे कि आपने अभी तक आईएमपीएस किया होगा, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तो अभी आप 2 लाख तक ही करते हैं, है ना। और 2 लाख से ऊपर अगर आपको पेमेंट करने होते हैं तो आप जाकर के आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट करते हैं, है ना। लेकिन अब जो है इसकी सीमा बढ़ा दी गई, यानी कि आईएमपीएस की जो सीमा है अब 2 लाख से 5 लाख कर दी गई। इसके अलावा तीसरी जो घोषणा की गई आरबीआई के द्वारा, यानी कि एमपीसी के द्वारा, इसमें एनवीएफसी में अब बैंकिंग ओम्बड्समैन, यानी कि बैंकिंग जो आंतरिक लोकपाल होते हैं उनको भी अब यहाँ बनाया जाएगा। पहले क्या होते थे, ये जो नेशनलाइज्ड बैंक होते थे इसमें होते थे, लेकिन अब जो एनबीएफसी जो बैंक्स होते हैं उन सब में भी होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। दरअसल पहले जो मौद्रिक नीति जारी होती थी तो उसे सिर्फ आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता था 2016 से पहले, लेकिन 2016 में बैंकिंग एक्ट जो है 1934 उसमें अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद जो है ये जो एमपीसी बनाया गया, यानी कि मौद्रिक नीति को जारी करने के लिए एमपीसी बनाया गया, जिसमें 3 जो होते हैं आरबीआई से मेंबर होते हैं और 3 जो है गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर्स होते हैं। तो पहले क्या होता था कि सिर्फ आरबीआई के मेंबर होते थे, लेकिन 2016 से इसमें सरकार के भी जो सदस्य हैं उसमें शामिल हो गए और अब जो है यह एमपीसी जो है उसी के द्वारा ये मौद्रिक नीति जारी कर देती है, यानी कि जो बेंचमार्क रेट्स होते हैं वो इन एमपीसी के द्वारा जारी की जाती है। इसमें 3 जो होते हैं सदस्य कैसे कैसे होते हैं, मान लीजिए ये बात करें आरबीआई की, तो इसमें एक तुम्हारे गवर्नर हो गए, दूसरे डिप्टी गवर्नर, एक उनसे नीचे एक सदस्य होते हैं वो होते हैं, और 3 जो है सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति होते हैं। तो ये होते हैं 6 लोग जो कि एमपीसी बनता है और इन्हीं के द्वारा देश में मौद्रिक नीति को जारी किया जाता है। इनकी जो बैठक होती है वैसे तो साल में कम से कम 4 बार होनी चाहिए, लेकिन ये प्रत्येक 2 मंथ पर बैठक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कुंडुज मॉस्क्यू से संबंधित। दरअसल कुंडुज मॉस्क्यू जो है वो अफगानिस्तान के यहाँ काबुल से ऊपर वाले क्षेत्र में है। यहाँ पर काफ़ी भयंकर ब्लास्ट हुआ था जिसमें 50 से अधिक लोगों की जाने गई। तो आप ये कुंडुज मॉस्क्यू की याद रखिएगा, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट टॉपिक है जेरेटो क्रेटर के बारे में। ये जो जेरेटो क्रेटर है कहाँ पे है, यह मंगल ग्रह पर है, जहाँ पर नासा के जो परसेवरेंस रोवर है उसके द्वारा यहाँ पर एंसेंट रिवर की खोज की गई है, यानी कि यहाँ पर कोई रिवर रहा होगा जो अब विलुप्त हो गया है। तो यह काफ़ी बड़ी खोज है नासा के द्वारा। नासा का जो परसेवरेंस रोवर है इसी वर्ष 18 फरवरी को इस डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रवेश किया था और वहाँ पे इसने शोध करके इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं यहाँ भेजी है। नेक्स्ट टॉपिक है एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया दरअसल अब टाटा सन्स की कंपनी हो गई है, यानी एयर इंडिया को अब जो है टाटा सन्स ने खरीद लिया है। इसके लिए बिड लगी थी और इसने यह जीता है, जिसके लिए उसे 180 बिलियन खर्च करने पड़े। और ये जो स्टेक है वो पूरी तरह से 100% है, यानी कि पूरी तरह से अब एयर इंडिया जो है वो टाटा सन्स की हो गई है। बात करें टाटा सन्स और इसके एयर इंडिया के रिलेशन की तो काफ़ी पुराना, क्योंकि ये जो एयर इंडिया है इसकी स्थापना ही टाटा के द्वारा की गई थी, जब 1932 में जे.आर.डी. टाटा के द्वारा नेशनल एयरलाइन की शुरुआत की गई थी। उस समय जो इसकी सेवा होती थी वह कराची से मद्रास और अहमदाबाद से बम्बई के लिए होती थी। इसके बाद यह जो है अपने जो फ्लाइट्स है उसे इंटरनेशनल स्तर पर ले जाता है और कोलंबो आदि क्षेत्र में यह इसे लेकर के जाता है, यानी कि इंडिया के बाहर भी अब यह फ्लाइट जाने लगी थी। उस समय कराची वैसे इंडिया की भाग था, लेकिन आज तो इंटरनेशनल है। टाटा जैसे ही इंटरनेशनल स्तर पर अपना कार्य करती है तो इसका नाम बदल जाता है और टाटा एयरलाइंस हो जाता है। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसने काफ़ी कार्य किया था ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की तरफ से बर्मा में। तब इसके बाद इसी समय 1946 में इसका नाम एयर इंडिया रखा गया। लेकिन इसके बाद जैसे ही हमारी जो गवर्नमेंट बनती है भारत सरकार, तो उसके बाद 49% जो शेयर है वो अपने पास ले लेती है और उसके बाद वर्ष 1953 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। तब से यह सरकार के अंडर में चली जाती है। उसके बाद कई बार इसमें विनिवेश करने का प्रयास किया भी गया था और अंत में जाकर अब जो है 2021 में यह पूरा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बारे में, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार। दरअसल
हमारे जो भारत के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार है केवी सुब्रमण्यम, वो अपना जो पद है अब उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते, यानी कि उनका जो 3 वर्ष का जो कार्यकाल है उसे पूरा करके वो अपने एकेडमिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो इसलिए ये खबर में आए। बात करें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की, तो ये जो है सेक्रेटरी यानी कि जो सचिव होते हैं उसके पद के बराबर होते हैं। इसके अलावा जो सीए होते हैं वो एक्स ऑफिशियल कैडर होते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के। बात करें सीए के यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के, तो ये वित्त मंत्रालय में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, यानी कि जो आर्थिक मामलों के विभाग होते हैं उसमें एक इकोनॉमिक डिवीजन बनाया गया, उसके ये हेड होते हैं। हमारे जो पहले सीईए थे कौन, जे अंजारिया, और 16वें अरविंद सुब्रमण्यम थे और 17वें केवी सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइगर रिजर्व के बारे में। दरअसल नया टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला करके। ये कहाँ पे है? यह छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे देखिए ये वाली, इसकी सीमा वैसे यहाँ पर इस तरफ मध्य प्रदेश से और ऊपर झारखंड से भी लगती है, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वह छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है और तमोर पिंगला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह इसके सूरजपुर जिले में है। इन दोनों को मिल जाने के बाद जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है वह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है, क्योंकि पहले यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व हैं, उदंती, सीता नदी, अचनकमार और इंद्रावती। ये जो है टाइगर रिजर्व पहले से ही, यानी कि चौथा बन जाएगा। और देश का जो है यह 53वां भी बन जाएगा, क्योंकि 52वां की भी घोषणा की गई राजस्थान में विषधारी टाइगर रिजर्व बनाने की, तो यह देश का 53वां हो जाए। ऐसे 52वां अभी पूरी तरह से बना नहीं, क्योंकि अभी आप NTCA के वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी आपको सिर्फ 51 ही लिस्ट में मिलेंगे, यानी कि इसकी सिर्फ ऑर्डर दी गई है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है। तो 52वां और ये 53वां बन जाएगा छत्तीसगढ़ का। ये जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हमारे यहाँ जो चीता विलुप्त हुई, तो लास्ट बार इसे चीता को यहीं पे देखा गया था, यानी इसी नेशनल पार्क में जो हमारे चीता है उसे देखा गया था। और अभी काफ़ी खबरों में कि चीता को यहाँ पर नामीबिया और साउथ अफ्रीका से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो वो कहाँ पे? यह दरअसल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। याद रखिएगा हमारे यहाँ चीता जो विलुप्त हुई थी और उसे लास्ट पर कहाँ पर दिखा गया था? इसी गुरु घासीदास नेशनल पार्क के पास। और अब जो फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है यहाँ पे। बात करें NTCA की, तो यह यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जिसे बनाया गया था 2005 में। इसके जो प्रमुख होते हैं वो हमारे पर्यावरण मंत्री होते हैं। जैसा कि ये बताया आपको, रामगढ़ का जो है विषधारी सेंचुरी वह देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट टॉपिक जो है जापान से संबंधित है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री है फुमियो किशिदा को बनाया गया। फुमियो किशिदा अब जो है जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।